हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेवी गुप्ता के इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, जो डिफरेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट, ईएससी और डिफरेंट पीएसयू एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 76 है। द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एलिमेंट इज 0.15। पर यूनिट कितना दिया है? 0.15। इफ बेस केवी एंड बेस एमवीए आर हाफ, then the new value of per unit impedance of the circuit element will be। अब जैसे आपको पता है कि अगर Z पर यूनिट हमको निकालना है तो क्या होता है? Z एक्चुअल डिवाइडेड बाय Z बेस। अगर हम Z बेस को लें तो ये क्या होता है? ये होता है V बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर ऑफ बेस। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो Z पर यूनिट होता है Z इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, P ऑफ B डिवाइडेड बाय VB का होल स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले में अब देखें कि बेस के बी और एम बी और हाफ किया जाता है, जिसका मतलब है क्या कि Z इंटू पी को भी हाफ कर दिया गया यानी P/2 कर दिया गया, और V को भी हाफ कर दिया गया यानी कि V²/4। अगर 4 को ऊपर ले जाए तो ये 2 टाइम्स जो पुराना Z पर यूनिट होगा वो हो जाएगा। इसका मतलब 0.15 इंटू 2 यानी कि 0.30। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the percentage resistance of a power transformer of a secondary side is 2.5% and turn ratio 1:10, the percentage secondary resistance referred to primary will be, यानी सेकेंडरी साइड का दिया है 2.5%, तो प्राइमरी साइड क्या होगा? तो वो भी 2.5% होगा। देखिए, जब भी जेड पर यूनिट हम प्राइमरी लेते हैं वो इज इक्वल टू जेड पर यूनिट सेकेंडरी होगा, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी में रिफर करने पे बेस भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो जब भी किस तरह से एग्जाम में परसेंटेज रेजिस्टेंस पूछे, परसेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी को रिफर करते हैं तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होता है, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज 5 kV 5 MVA सिस्टम व्हाट इज द बेस इम्पिडेंस? तो जेड बेस हम निकालते हैं इस हिसाब से, वी बेस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी ऑफ बेस। तो इसका मतलब है कि वी बेस कितना है? 5 kV का होल स्क्वायर, यानी कि 5 kV इंटू 5 kV इंटू 1 kV में 10 to the power 3 किया है तो 10 to the power 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 MVA 10 to the power 6। अगर इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसका सही आंसर आएगा 5, यानी कि 5 ओम आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। क्या ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज 110 by 440 kV, 440 वोल्ट, 2.5 kV, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। लीकेज रिएक्टेंस मेजर फ्रॉम द लो टेंशन साइड इज इतना, लो टेंशन साइड से मेजर किया गया इतना है। द पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस विल बी, तो लीकेज रिएक्टेंस लो साइड से मेजर किया है तो पर यूनिट क्या होगा? तो पर यूनिट यानी इसको हम लोग को बेस देखना है, तो जेड बेस जो है इज इक्वल टू वी बेस, इसमें क्या होगा? लो वोल्टेज साइड, यानी कि 110 वोल्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 to the power 3। अब हमें पर यूनिट लीकेज रिएक्टेंस निकालना है, तो जी पर यूनिट इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाय जेड बेस। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.0124 पर यूनिट, यानी कि 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफार्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड इज। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब आता है? जो कि लीडिंग पावर फैक्टर पे पॉसिबल होता है। कैसे? देखिए, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है आपका आर पर यूनिट में क्वांटिटी रहती है इनटू पावर फैक्टर प्लस माइनस एक्स पर यूनिट, यानी लीकेज रिएक्टेंस का पर यूनिट वैल्यू इनटू साइन ऑफ फाइव। अब ये माइनस तभी आता है जब वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, तो उसी केस में माइनस आता है। तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस में होगा? लीडिंग पावर फैक्टर पे पॉसिबल होगा, यानी माइनस पे। तो माइनस पे पॉसिबल होगा तो ये क्वांटिटी इक्वल अगर होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो जाएगा। तो पॉसिबल किस में? लीडिंग पावर फैक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर टू वाइंडिंग power transformer the effects of the no load current being neglected, the voltage regulation can be zero at load when load power factor is, तो इसमें क्या हो जाएगा? लीडिंग ओनली, यानी कि बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a transformer may have negative voltage regulation if the load power factor is,
तो क्या हो जाएगा, किस वैल्यू के लिए, लीडिंग फॉर सम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, यानी किस वैल्यू के पावर फैक्टर के लिए जिसमें कि एक्स पर यूनिट इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू एक्स पर यूनिट साइन फाइव, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा और लीडिंग होगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम वैल्यूज ऑफ पावर फैक्टर। और वो वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो यानी कि आर पर यूनिट डिवाइडेड बाई एक्स पर यूनिट इज इक्वल टू 10/5। तो इसका मतलब है कि फाइव की किस वैल्यू के लिए, फाइव के लिए 10 इनवर्स एक्स आर पर यूनिट डिवाइडेड बाय एक्स पर यूनिट, इस वैल्यू के लिए ये हो जाएगा। तो रीडिंग फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, सम वैल्यू ऑफ फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन किसका इंडिकेशन करता है, अदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 5 kVA 50/100 V single phase transformer has secondary terminal voltage of 95 volt when loaded. The regulation of the transformer, रेगुलेशन कितना हो जाएगा, तो हमें पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, E माइनस वी डिवाइडेड बाई ई, यानी कि ई इसमें क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज सेकेंडरी साइड का टर्मिनल वोल्टेज कितना है 100 माइनस वी 95 डिवाइडेड बाई 100, जिसको कैलकुलेट करते तो आएगा 5%, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। A transformer has percentage resistance of 2% and percentage reactance of 4%. What is its regulation at power factor 0.8 lagging and 0.8 leading? परसेंटेज रेजिस्टेंस इतना दिया दोस्तों, परसेंटेज रिएक्टेंस 4% दिया, यानी कि आर पर यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2%, एक्स पर यूनिट का वैल्यू दिया है वो दिया है 4%। हमको परसेंटेज में ही पूछ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में क्या आ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में आ जाएगा 2% इंटू पावर फैक्टर लैगिंग के केस में 0.8 प्लस, अगर रिएक्टेंस देंगे तो 4% इंटू, अगर साइन फाइव का वैल्यू उसमें देंगे तो 0.6, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी 1.6 प्लस 2.4, यानी कि वैल्यू आएगा टोटल 4%, यानी कि इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है। आप लीडिंग के लिए कैलकुलेट किया उसमें माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, percentage resistance and percentage reactance of a transformer are 1%, 4% respectively. What is the voltage regulation at power factor 0.8 lagging and 0.8 leading? तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, R पर यूनिट जो वैल्यू दिया हुआ है 1%, X पर यूनिट दिया है 4%, अगर हम उसको वैल्यू को पुट कर दें तो 1% इंटू 0.8 लैगिंग प्लस 4% इंटू 0.6, यानी कि 0.8 प्लस ये आएगा 2.4, यानी कि 3.2%। अब इन दोनों में क्या ऑप्शन सही होगा, बी और सी में से एक ऑप्शन सही होगा। अब हम निगेटिव में रखते हैं तो 0.8 माइनस 0.6 इंटू 4%, यानी कि 0.8 माइनस 2.4, यानी कि माइनस 1.6, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the percent resistance and reactance of a transformer are 2% and 4% respectively. The approximate regulation on full load 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 2% इंटू 0.8 प्लस 4% इंटू 0.6, जो कैलकुलेट कीजिएगा 1.6 प्लस 2.4, यानी कि ये हो जाएगा 4%, इसका 87 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the voltage regulation of a transformer is having 2% resistance and 5% reactance at full load 0.8 पावर फैक्टर। तो लैगिंग में हमको हमेशा ये देखना दोस्तों, ये लैगिंग है या लीडिंग है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा इस केस में, 2% रेजिस्टेंस इंटू 0.8 प्लस 5% इंटू 0.6, यानी कि ये हो जाएगा 1.6 प्लस ये हो जाएगा 3, यानी कि 4.6%, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन विच ओहमिक लॉस इज 1% ऑफ द आउटपुट एंड रिएक्टेंस ड्रॉप इज 5%। ओहमिक लॉस का जो परसेंटेज होता है दोस्तों आर पर यूनिट होता है। कहीं पर भी अगर आपको पूछा है कि ओहमिक लॉस यानी पी कॉपर लॉस पर यूनिट निकालो,
तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, वो आर पर यूनिट का जो वैल्यू होगा वही ओमिक लॉस पर यूनिट होगा। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं, आर पर यूनिट का वैल्यू भी वही होगा। तो इसका मतलब है कि ओमिक लॉस पर यूनिट 1% है। इसका मतलब है कि आर पर यूनिट का वैल्यू कितना है, 1%। रिएक्टेंस ड्रॉप यानी एक्स का वैल्यू है 5%। 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन उसको कैलकुलेट करते हैं 1% इंटू 0.8 प्लस 5% इंटू 0.6, यानी कि 0.8 प्लस 3, यानी कि 3.8%, यानी कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10 kVA 400 by 200 volt single phase transformer with resistance of 3% and reactance of 6%, supplying a current of 50 ampere to a resistive load। तो वोल्टेज अक्रॉस द लोड कितना हो जाएगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टिव लोड है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि cos फाई का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है कि फाई का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब वोल्टेज रेगुलेशन हम निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट दिया है 3%, तो 3% इंटू कॉस फाई का वैल्यू 1 प्लस साइन फाई का वैल्यू 0 ही है, इंटू परसेंटेज रिएक्टेंस 6 है, यानी कि यह है कितना, वोल्टेज रेगुलेशन आएगा 3%। अच्छा, 3% अगर वोल्टेज रेगुलेशन आया है और हमारा सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस लोड है वो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 200 इंटू 3%। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आएगा 194 वोल्ट, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सिंगल फेज 100 kVA 1000 by 100 50 hertz ट्रांसफार्मर हैज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5% अकॉर्डिंग सीरीज इम्पीडेंस एट फुल लोड। यानी कि जो सीरीज इम्पीडेंस जो है, यानी कि ये इंटू दिस वन, इंटू ये हमारा लोड है सेकेंडरी साइड में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू दिया है 5%, जिसमें कि रेजिस्टेंस का दिया है ऑफ दिस 3% इज ड्यू टू रेजिस्टेंस, यानी 3% इसका दिया है। तो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हमें पता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है। तो हम पर यूनिट रिएक्टेंस का निकाले तो ये आएगा 4%। तो इसका मतलब है कि एक्स पर यूनिट दिया है 4%। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे। अब इसमें देखिए लैगिंग पावर फैक्टर दिया है, तो लैगिंग पावर फैक्टर पे निकालना है। तो इसका मतलब है क्या कि वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा 3% इंटू 0.8 प्लस 4 इंटू 0.6, यानी कि ये आएगा 2.4 प्लस ये आएगा 2.4, यानी कि आएगा 4.8%, यानी कि ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The losses in a transformer are copper loss, eddy current loss, hysteresis loss। constant power loss of a transformer क्या होता है, तो कॉपर लॉस वेरिंग लॉस होता है, करंट के साथ वेरी करता है। तो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस, यानी 2 और 3 इसका सही आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। एक और फॉर्मूला बता दें दोस्तों, अगर वोल्टेज बाय रेशियो वी बाय एफ रेशियो फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट है, तो हिस्टेरेसिस लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। ये एक टर्म हुआ। अगर वी बाय एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो उसी केस में क्या होगा, तो पी हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी बाय पावर एक्स डिवाइडेड बाय एफ बाय पावर एक्स माइनस 1, यानी कि वो स्ट्रेंजमेंट कांस्टेंट होता है, यानी कि ये वैल्यू होगा। और एडी करंट लॉस जो वी बाय एफ रेशियो अगर कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज स्क्वायर। तो आप इस तरह का फॉर्मूला को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए बताया गया दोस्तों, कॉपर लॉस, कॉपर एंड आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं दोस्तों, कि जो एचवी वाइंडिंग है, एचवी वाइंडिंग साइड में हम लोग परफॉर्म करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को, और जो एलवी वाइंडिंग है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट में रखते हैं एलवी वाइंडिंग में, और कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू देखते हैं। इसमें हम लोग वैल्यू जो वोल्टेज डालते हैं दोस्तों प्राइमरी में, वो एक फ्रैक्शनल ऑफ वैल्यू होता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू पे ही फुल रेटेड करंट इसमें आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने का हमारा मकसद क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स जैसे कि आर शॉर्ट सर्किट और एक्स शॉर्ट सर्किट ये टोटल निकालना होता है।
तो कंसिडर द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। तो क्या क्या होगा? तो कॉपर लॉस, हाँ कॉपर लॉस निकालना तो उसके लिए करते हैं। नहीं, आयरन लॉस के लिए नहीं करते, एडी करंट के लिए नहीं करते, इसके लिए नो लोड टेस्ट करते हैं। फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस तो होता नहीं क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इक्विपमेंट है। तो इसका मतलब है कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 93 का ए। और बीच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड। हिस्टैरिसीस लॉस किस पे डिपेंड करता है? तो उसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे। थिकनेस ऑफ लैमिनेशन पे नहीं डिपेंड करता है, वो एडी करंट लॉस डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। इन ए पावर ट्रांसफार्मर आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, दिस इज बिकॉज इसके लिए तो कोर फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, कोर फ्लक्स इसमें कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पावर ट्रांसफार्मर इफ इन अ प्लेस ऑफ साइनसॉइडल वेव ए पीक वेव वोल्टेज इज फेड टू द प्राइमरी, यानी कि हम लोग साइनसॉइडल वेव डालते हैं, उसकी जगह पर अगर पीक वेव डाल दिया जाए तो उसके केस में क्या होगा? तो आयरन लॉस विल बी लेस, क्यों कम होगा? देखिए क्या होता है दोस्तों कि अगर पीक वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कोर में वो बहुत जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि सिंस ये पीक पे पहुंच गया है तो फाइम जो है बहुत रैपिडली डेवलप होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी इसमें आ जाता है, जिससे क्या होता है कि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। तो आयरन लॉसेस टुगेदर मिलके कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the full load copper loss and iron loss of a transformer इतना and इतना respectively, the copper loss and iron loss at half load will be, देखिए जो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस है यानी पी आयरन लॉस है, वो उसका कंपोनेंट क्या होता है? इस एडी करंट लॉस प्लस पी हिस्टैरिसीस लॉस। ये किसी भी लोड कंडीशन में हमेशा इक्वल ही होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर हमको कॉपर लॉस निकालें तो उसके केस में, कॉपर लॉस के केस में क्या होगा? एम स्क्वायर यानी लोडिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कॉपर लॉस ऑफ फुल लोड, फुल लोड पे पावर कॉपर लॉस। ठीक है, अगर हम किसी भी एम रेटिंग पे से निकालते हैं तो वो होता है एम स्क्वायर इंटू पी फुल ऑफ कॉपर लॉस। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्या है कि कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। तो तो आयरन लॉस तो कांस्टेंट होगा, तो आयरन लॉस 5000 था फुल लोड पे, तो इसका मतलब 5000 इसमें होगा, इस ऑप्शन से तो निकलेगा। अगर हम कॉपर लॉस निकालें तो पी कॉपर लॉस एम लोड यानी 1/2 पे, ये हो जाएगा 1/4 इंटू फुल लोड पे कॉपर लॉस, फुल लोड यानी 6400। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर दे तो आएगा 1600, तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अनचेंज, देन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया जाता है और मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज किया जाता है, यानी कि वी बाई एफ इसमें कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वी को तो चेंज नहीं किया गया है, तो हम लोग को एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला देखना होगा। तो अगर वी कांस्टेंट नहीं है तो हमने देखा कि हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज पे पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी पावर एक्स माइनस वन। अभी देखिए कि तो फिर अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हिस्टैरिसीस लॉस विल डिक्रीज। तो इसका मतलब है या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। अब आइए आगे आइए देखते हैं क्या होता है। ईडी करंट लॉस में वोल्टेज कांस्टेंट है तो पी ईडी करंट लॉस बी बाई एफ कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए क्या होता है? बी स्क्वायर। अगर वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो ईडी करंट लॉस भी होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस विल डिक्रीज बट ईडी लॉस करंट विल रिमेन अनचेंज, ईडी लॉस करंट विल रिमेन अनचेंज, यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विथ, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म किसी किया जाता है तो रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज पे। देखिए शॉर्ट सर्किट में जब परफॉर्म किया जाता है तो फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज डालते हैं क्योंकि एचवी साइड में डालते हैं हम लोग। अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग एचवी साइड को ओपन क्यों रखते हैं इसके बारे में भी आगे देखेंगे हम लोग। तो इसका मतलब कि 99 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर यूजुअली परफॉर्म बाय एक्साइटिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज बिकॉज, तो क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है? एचबी को हम लोग ओपन रखते हैं। देखिए एलवी साइड में आपको पता है कि एलवी साइड में वोल्टेज तो लो होता है लेकिन करंट मैक्सिमम होता है, करंट हाई होता है। सेकेंडरी साइड में क्या होता है? वोल्टेज वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है लेकिन करंट बहुत कम होता है। देखिए यहाँ पर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, वाट मीटर लगा रहता है, एमीटर लगा रहता है। अब एमीटर में जो करंट हम लोग मेजर करते हैं, अगर हम लोग एचबी साइड में ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो करंट तो ऑलरेडी बहुत लो है, सिंस नो लोड करंट तो ऑलरेडी ओनली 2 to 5% होता है फुल लोड करंट के। तो अगर एचबी साइड में हम लोग इसको परफॉर्म किए, करंट यहाँ पर ऑलरेडी कम है, उसका 2.5 to 5% आएगा, तो करंट का वैल्यू बहुत कम आने से उसका एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। अगर एलवी साइड में हम लोग नो लोड टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो करंट का यहाँ वैल्यू सिग्निफिकेंटली ज्यादा होगा,
अब सपोज उसका वैल्यू कुछ 10 to 15 एम्पेयर से या उससे ज्यादा भी है, तो उसका 2 to 5% निकालने में जो वाटमीटर का एक्यूरेसी होगा या ओमीटर का जो एक्यूरेसी होगा वो परफेक्ट निकल सकता है। तो नो लोड टेस्ट इसलिए हम लोग इसमें परफॉर्म करते हैं, एलवी साइड में परफॉर्म करते हैं, ताकि करंट उसका ज्यादा होता है और एचवी साइड को हम लोग ओपन रखते हैं। तो इट ड्रॉ सिग्निफिकेंटली लार्ज नो लोड करंट विच कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।